ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से 3 महीने पहले अगर मैं स्पेसिफिक तारीख आपको बताऊं तो 29 अक्टूबर 2022 को मैंने हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने मोदी जी के एक संबोधन के बारे में चर्चा की थी। और वो संबोधन मोदी जी ने उस समय सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ में उनकी जो बैठक हुई थी वहां पर दिया था। और उस संबोधन में मोदी जी ने आतंकवाद के ऊपर चर्चा करने के बाद में नक्सलवाद पर चर्चा की थी, और उसमें भी स्पेसिफिक उन्होंने कलम वाले नक्सलवाद पर विशेष जोर दिया था। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं, इमोशनल चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उछाल करके समाज के अनेक टुकड़ों में खाई पैदा कर सकते हैं। हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, समझदारी से करना पड़ेगा। और जो इस प्रकार की दुनिया वाले लोग हैं वो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से भी बहुत मदद मिल जाती है और वो इसमें चतुर होते हैं। और उनका चेहरा मोहरा इतना बड़ा सात्विक दिखता है, इतना बड़ा संविधान और कानून की भाषा में ही बोलते हैं, प्रवृत्ति कुछ और करते हैं। अब उसके 3 महीने के बाद में अभी 8-10 दिन पहले ही आपने वो न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगे, मोदी जी ने बीजेपी के नेताओं को फिल्मों पर अननेसेसरी कमेंट्स करने से बचने को कहा है। अब देखिए, ऊपर ऊपर से अगर इन दोनों बातों को कोई देखे तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली अपोजिट लगती है ये दोनों ही बातें एक दूसरे से। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके और भी कई सारे पहलू हैं, उसके बारे में ही आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कलम वाला नक्सलवाद या इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ पर है, कहाँ से इसे स्प्रेड किया जाता है। 3 जगह हैं। सबसे पहले तो है मीडिया, उसके बाद में है कला और साहित्य का क्षेत्र, आर्ट एंड लिटरेचर। ये 3 मुख्य साधन हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म को स्प्रेड करने के। अब युवा पीढ़ी को भ्रमित करने की बात मोदी जी ने उस समय की थी, तो आप मुझे बताइए कितने युवा साहित्य और मीडिया को फॉलो करते हैं? मतलब कितने युवा आज पुस्तकें पढ़ते हैं? साहित्य और मीडिया के क्षेत्र से युवा पीढ़ी ज्यादातर दूर जा रही है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। परंतु साहित्य और मीडिया के क्षेत्र की अपेक्षा 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना अधिक युवा फिल्मों से जुड़े हुए होते हैं। और फिल्मों के माध्यम से हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म को स्प्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है। या मेरे दृष्टि में जितना मैंने देखा हुआ है, ये जो कलम वाला नक्सलवाद है उसका मुख्य जो गढ़ है आज, वो फिल्म इंडस्ट्री है। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने वाली फिल्में हमने पिछले कुछ समय में कई सारी फिल्में देखी हुई है, बहुत सारी। केवल नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने की बात ही नहीं है, आतंकवादियों को जस्टिफाई करने वाली, आतंकवादियों को ग्रे शेड्स देने वाली, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाली, पत्थरबाजों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाली, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जो बातें करता है वही बातें भारतीय फिल्मों के माध्यम से दिखाने वाले कई सारे फिल्म मेकर्स मिल जाएंगे, हाँ? जो ये अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाएंगे कि भाई भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है। उसी पाकिस्तान के नैरेटिव को ये पुश करने का काम अपनी फिल्मों के माध्यम से करते हैं। तो मेरी दृष्टि में ये जो कलम वाला नक्सलवाद है उसका जो सबसे मुख्य गढ़ है वो तो फिल्म इंडस्ट्री है। और इसके कितने भयावह परिणाम आने वाली पीढ़ी में हो सकते हैं, कितनी विकृत मानसिकता युवा पीढ़ी में तैयार हो सकती है, इसके बारे में उस समय मोदी जी ने 3 महीने पहले चर्चा की थी। परंतु अभी 8-10 दिन पहले देखा कि मोदी जी ने कहा कि भाई फिल्मों पर अननेसेसरी कमेंट्स करने से बचे। यहां पर अननेसेसरी वर्ड एक तो मोदी जी ने उपयोग किया था, और दूसरी बात आज जो हम देख रहे हैं ना, ज्यादातर जो राष्ट्रवादी जो क्रिएटर्स है या जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो जितने भी लोग हैं, वे ज़्यादातर बैन और बॉयकॉट की बात करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये हमने देखा हुआ है पिछले विशेषतः 2 वर्षों में। पर तो देखिए, जब से मैंने हमारा चैनल शुरू किया है तब से लेकर के अभी तक आप हमारे कई सारे वीडियोस देख सकते हैं। मेरा घुल का रिव्यू आप उठाकर देख लीजिए, मेरा लैला का रिव्यू आप उठाकर देख लीजिए। इन दोनों ही रिव्यूज में मैंने स्पेसिफिक इस पर अलग से चर्चा की हुई है कि कैसे हम जो केवल बैन और बॉयकॉट की बातें करते हैं उसके कितने दुष्परिणाम हमें ही हो सकते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा को ही इसका कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में मैंने स्पेसिफिक
गुल और लैला के विशेषतः लैला का हमारा रिव्यू आप देखना, उसमें मैंने स्पेसिफिक इस पर 2-3 मिनट तक रिव्यू में अलग से चर्चा की हुई है। उसके अलावा भी और भी मैंने उस पर अलग से वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। एक पूरी लाइव स्ट्रीम भी मैंने की थी करीब ढाई पौने 3 वर्ष पहले ही, कि ये जो फ़िल्म और वेब सीरीज़ के बैन और बॉयकॉट की बातें हो रही है, क्या ये सॉल्यूशन है? जो हम ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म देख रहे हैं, या जो भारत विरोधी मानसिकता हम देख रहे हैं, या भारतीय सेना को ही इतने नकारात्मक रूप में प्रेज़ेंट करने वाली जो फ़िल्में हम देख रहे हैं, या पाकिस्तान प्रेम देख रहे हैं, नक्सलियों का महिमा मंडन देख रहे हैं, या आतंकवादियों को जो जस्टिफ़ाई करने का या ग्लोरीफ़ाई करने का प्रयास जो हम देख रहे हैं, क्या इसका उत्तर केवल बैन और बॉयकॉट है? तो नहीं है। इस पर मैंने कई बार हमारे चैनल पर चर्चा की हुई है। क्योंकि देखिए वामपंथी तो यही चाहते हैं ना, लेफ्टिस्ट तो यही चाहते हैं कि भाई राष्ट्रवादियों को किसी न किसी प्रकार से फांसीवादी सिद्ध कर दिया जाए। नई जनरेशन के सामने ये दिखाए कि भाई ये देखो देखो, ये जो राष्ट्रवादी होते हैं ना, ये कैसे फांसीवादी होते हैं, कैसे इंटॉलरेंट होते हैं, कैसे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को तब तक ये सुन नहीं पाते हैं, कैसे दूसरों की ये आवाज़ दबाते हैं, ये कितने ज़्यादा पिछड़ी हुई मानसिकता के होते हैं, खुले विचारों के नहीं होते, वगैरह वगैरह। ये तो वही नई जनरेशन के सामने वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और अभी हम देख भी रहे हैं ये बात, कि जो बॉलीवुड कहिए या वामपंथी फिल्म मेकर्स कहिए, जो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में भी है, वो लगातार किस प्रकार से एक ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहिए उसको स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम जो हम देख रहे हैं, आतंकवादियों का महिमा मंडन या नक्सलियों का महिमा मंडन, या हमारे ही कल्चर को लेकर जो घृणा फैलाने वाली फिल्में हैं, ये जो हम देख रहे हैं, वो सब जो इंडस्ट्री दशकों से करती आ रही है, वो इंडस्ट्री आज अपने आप को युवा पीढ़ी के सामने विक्टिम बता रही है कि देखो देखो, हम तो हेट के विक्टिम हैं। और जो लोग इस इंडस्ट्री के इस कंटेंट को लेकर पीड़ित है, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, ऐसी विकृत मानसिकता की जो फिल्में हैं, ऐसी हिंदू घृणा वाली जो फिल्में हैं, या भारत विरोधी मानसिकता की जो फिल्में हैं, या पाकिस्तान प्रेम से भरी हुई जो फिल्में हैं, उस कारण से जो लोग पीड़ित है और अपनी पीड़ा वो जो व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको तो उन्होंने ऑप्रेसर सिद्ध कर दिया कि ये तो भाई हमें दबा रहे हैं, ये तो हेट स्प्रेड करने वाले हैं, ये तो नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं। और ये इंडस्ट्री दुनिया को बता रही कि देखो देखो, हम तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं। मतलब जो इंडस्ट्री इतना भयानक प्रोपेगेंडा दशकों से चला रही थी अलग अलग फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, वो तो हो गई पीड़ित, विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं। और जो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे सोशल मीडिया पर, उनको तो उन्होंने ऑप्रेसर, इंटॉलरेंट, हेट स्प्रेड करने वाला सिद्ध कर दिया है। इसीलिए मैंने हमारे चैनल पर कई बार ये बात कही थी कि देखिए, केवल बैन और बॉयकॉट की जो हम बातें करते हैं, ये इससे नुकसान राष्ट्रवादी विचारधारा का ही है। और इसका एक ही उपाय है, अगर हम इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का या ये जो विकृत मानसिकता फिल्मों के माध्यम से स्प्रेड की जा रही है, इसका अगर हमें सच में काउंटर करना है, तो एक ही उपाय है कि हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट हम इन बातों को काउंटर करें। इनकी जो मानसिकता है जो ये फिल्मों के माध्यम से स्प्रेड कर रहे हैं, उस पर आप आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, सभ्य भाषा में अपने विचार रखिए, आने वाली जनरेशन्स को जागृत करिए, उन्हें फैक्ट्स बताइए कि क्या सच्चाई है, और ये कैसी बचकानी बातें करके, या जैसा कि मोदी जी ने कहा था, इमोशनल बातों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेकर के जाकर ये कैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं अपने ही कल्चर के अगेंस्ट, अपनी ही संस्कृति के अगेंस्ट, अपनी ही सेना हो या हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, पारिवारिक मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, जिसके विरुद्ध भी ये लोग छाती कूटते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, उसको लेकर पॉइंट टू पॉइंट बातें करिए, काउंटर करिए। और बाकी देश की जनता पर छोड़ दीजिए, वो समझदार है, वो स्वयं अपना निर्णय ले लेंगे उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। पर इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम लॉजिकल बातें करें, लॉजिकली इनको काउंटर करें, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट्स के आधार पर हम इनको काउंटर करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें। जैसा कि आप देख लीजिए, वामपंथी हो या लेफ्टिस्ट हो, वो हमेशा थोड़ा सा उनके एजेंडा के अगेंस्ट कोई फिल्म चली जाती है तो इनका पूरा इकोसिस्टम जागृत हो जाता है, और उस फिल्म के अगेंस्ट वो तुरंत आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं कि भाई इसमें तो जिंगोइज्म है, इसमें तो चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज्म है, इसमें तो पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखा दिया है, आतंकवादियों को इतना डायरेक्टली निगेटिव शेड उन्होंने कैसे दे दिया। इवन आप देख लीजिए स्टेट ऑफ सीज, वो टेम्पल अटैक फिल्म आई थी अक्षय खन्ना की, अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले पर, उसका भी एलिट क्रिटिक का आप रिव्यू उठाकर देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें ब्लैक एंड वाइट सब कुछ दिखा दिया है, यानी उनको आतंकवादियों में भी ग्रे शेड्स चाहिए होते हैं।
आतंकवादियों में भी ग्रे शेड्स चाहिए होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लेफ्टिस्ट है या सो कॉल्ड लिबरल है या वोक है या जो ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए पपेट क्रिटिक्स है, पपेट मीडिया है, वो लोग तो किस प्रकार से एक फिल्म को टारगेट करते हैं, एक फिल्म मेकर को टारगेट करते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम करते हैं, उस फिल्म मेकर के आत्मसम्मान को ही पैरों तले रौंदने का काम करते हैं, ये तो हमने देखा हुआ है ना। तो ये लोग जिस प्रकार से बड़ी अपनी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज का उपयोग करके बड़ा ही सभ्य अपने आप को दिखाते हुए, बड़ा ही न्यूट्रल अपने आप को दिखाते हुए अपना प्रोपेगेंडा कैसे स्प्रेड करते हैं, हम ये देखते आए हैं। पर हमें तो कोई प्रोपेगेंडा स्प्रेड नहीं करना ना, हमें तो जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट हमें बस काउंटर करना है, वो भी सभ्य भाषा में। यही एक उपाय है। अगर हम सच में आने वाली पीढ़ी को हम अगर जगाना चाहते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन बातों को, इनकी मानसिकताओं को जनता के सामने लाएं। और अगर हम ये नहीं करेंगे तब तो ये इंडस्ट्री अपने पूरे इकोसिस्टम का यूज़ करके, पपेट क्रिटिक्स का यूज़ करके, पपेट मीडिया का यूज़ करके, जो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, इनके इतने प्रॉब्लमेटिक, डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस कंटेंट को लेकर जो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ना, उन्हें ये लोग हेट स्प्रेड करने वाला या ऑप्रेसर या इंटॉलरेंट सिद्ध कर देंगे। जो कर भी रहे हैं वो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी विचार सभ्य भाषा में सोशल मीडिया पर आप आर्टिकल्स लिखिए, वीडियोस बनाइए, ट्वीट करिए, पोस्ट करिए, जिस भी माध्यम से हो सके आप अपने विचार रखिए, इनकी मानसिकता को सामने लाइए। केवल बैन और बॉयकॉट की बातें करने से हमें राष्ट्रवादी विचारधारा को कम से कम केवल नुकसान ही है। और दूसरी एक बात यह भी है कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार का काम किसी भी फिल्म को बैन या बॉयकॉट करना नहीं होता। नहीं तो फिर कल को दूसरी विचारधारा की सरकार अगर आती है तो वो तो द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देगी। हालांकि पिछली सरकारों ने ये किया भी है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को कभी सामने ही नहीं आने दिया। उल्टा कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्में हमने 2004 से 14 के बीच में देखी हुई है, चाहे वो शौर्य हो या हैदर हो, या फिर भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली भी कई सारी फिल्में 2004 से 14 के बीच में आई। और राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सिंगल फिल्म भी आपको 2004 से 14 के बीच में देखने को नहीं मिलेगी। पर प्रोपेगेंडा फिल्में, मुगलों का महिमा मंडन करने वाली जोधा अकबर जैसी फिल्में और भी कई सारी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में आपको मिल जाएंगी उस बीच की। और उन्होंने कभी भी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को सामने नहीं आने दिया। फिर भी उस समय की सरकार को किसी ने भी फांसीवादी नहीं कहा, फासिस्ट नहीं कहा। पर आज जब इतनी सारी प्रोपेगेंडा फिल्में, चाहे वो थिएटर में हो या अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो, 2014 के बाद में लगातार रिलीज होती जा रही है, फिर भी कई सारे लोग मोदी सरकार को फांसीवादी या फासिस्ट कह रहे हैं। और ऐसे में अगर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग केवल बैन या बॉयकॉट की बातें करेंगे तब तो इसका नुकसान राष्ट्रवादी विचारधारा को ही होगा। हमने तो उल्टा बॉलीवुड को या वामपंथी फिल्म मेकर्स को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दे दिया। वो तो चाहते ही है ना दुनिया को दिखाना कि भाई ये देखो राष्ट्रवादी कैसे फांसीवादी होते हैं, ये तो हमारी आवाज दबा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा वोक या लेफ्टिस्ट विचारधारा की फिल्में 2014 के बाद में, फिल्में हुई या वेब सीरीज 2014 के बाद में हमने सबसे ज्यादा देखी हुई है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि वो आज भी अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने में सफल हो जाता है। वो आज भी ये दिखा देता है कि भाई जो लोग इतने डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस कंटेंट के विरुद्ध अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उनको ही ये इकोसिस्टम हेट स्प्रेड करने वाला कह रहा है। जबकि देश की जनता का ये तो एक दर्शक का अधिकार है ना कि वो किस चीज को देखना चाहता है या किस चीज को नहीं देखना चाहता। आप दर्शकों को ये फोर्स तो नहीं कर सकते कि आपको फलानी चीज देखनी होगी। तो ये तो दर्शक का अधिकार है कि वो ये कहे कि भाई मुझे ये चीज देखनी है या ये चीज मुझे नहीं देखनी, ये प्रोपेगेंडा कंटेंट मुझे नहीं देखना, ये कहना उसका अधिकार है। पर फिर भी जो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा कंटेंट के विरुद्ध अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उनको ही हेट स्प्रेड करने वाला सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, मैं यहां पर किसी भी फिल्म मेकर पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, पर मैंने पर्सनली जब पठान फिल्म को देखा तो मेरे मन में कई सारे प्रश्न उठे। कई सारी बातें जो फिल्म में दिखाई गई थी वो मुझे पर्सनली डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस लगी। जैसे कि वो सीन आप याद करिए जहां पर पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट रूबीना, जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है उसके, और भारतीय रॉ एजेंट पठान, शाहरुख खान का पात्र, इन दोनों के बीच का जो संवाद है होटल रूम के अंदर का, वो आप याद करिए। जहां पर पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट रूबीना अपना दुखड़ा रोती है जब वो, उनका परिवार मिडिल ईस्ट में था तो उनके पिता पर कैसे अन्याय अत्याचार हुआ था, ये वो वहाँ पर बताती है। और उसके बाद वो कहती है कि फिर हम पाकिस्तान आ गए।
इसके बाद फिर जो भारतीय रॉ एजेंट पठान का जो पात्र है शाहरुख खान का, वो कहता है कि फिर तुमने इंसानियत की खिदमत के लिए आईएसआई ज्वाइन कर ली। मतलब वो उसकी लाइन कंप्लीट करते हुए कहता है पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट की कि फिर तुमने इंसानियत की खिदमत करने के लिए आईएसआई ज्वाइन कर ली, इंसानियत की खिदमत के लिए। अब देखिए ये जो लाइन है वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के मुंह से नहीं बुलवाई गई फिल्म में। चलो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट ये बात बोलता कि भाई फिर मैंने इंसानियत की खिदमत करने के लिए आईएसआई ज्वाइन कर ली, तब भी उसका कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दिया जा सकता था फिल्म मेकर्स के द्वारा कि भाई वो तो अभी पाकिस्तानी पात्र है तो वो तो अपने देश की बड़ाई ही करेगा, हाँ आईएसआई की बड़ाई ही करेगा। पर ये लाइन भारतीय रॉ एजेंट के मुंह से बुलवाई है कि फिर तुमने इंसानियत की खिदमत के लिए आईएसआई ज्वाइन कर ली। वो आईएसआई जिसने भारत में कई सारे आतंकवादी हमले करवाए हैं, वो आईएसआई जिसके कारण हमारे अनगिनत वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो इंसानियत की खिदमत कर रही है। मतलब इस लाइन का अर्थ क्या होता है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए। यही लाइन थी ना, फिर तुमने इंसानियत की खिदमत करने के लिए आईएसआई ज्वाइन कर ली। मतलब भाई मुझे तो ये डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस लगा कि एक भारतीय फिल्म है, भारतीय रॉ एजेंट के मुंह से इस प्रकार की लाइन बुलवाना, और उसके बाद फिल्म में फिर जिस प्रकार से वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को रोमांटिसाइज या ग्लैमराइज किया है उस कैरेक्टर को। असलियत में पाकिस्तान के क्या हालात है, वहाँ पर खाने के क्या लाले पड़े हुए हैं, ना बिजली है ना खाना है, कैसा वहाँ पर हालात है। अभी आए दिन बम धमाकों की न्यूज़ हम सुनते हैं, कल परसों की न्यूज़ है बम धमाके की, ये सब हम सुन रहे हैं। और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट वहाँ पर सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर क्या क्या बातें करते हैं, कैसे काफिरों को ख़त्म करने की या गज़वाए हिंद की वगैरह वो जो बातें करते हैं, ये सब हम आए दिन सुनते हैं देखते हैं। और उसके बाद में ऐसे पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के कैरेक्टर को ग्लैमराइज करना, इंसानियत की खिदमत करने के लिए आईएसआई ज्वाइन करने की बात जो ऐसे डायलॉग्स डालना, और उसके बाद में ये पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का कैरेक्टर भारतीय आतंकी के विरुद्ध लड़ रहा है। वो भारतीय आतंकी भी कौन है? एक पूर्व रॉ अधिकारी है, रॉ एजेंट है, एक्स रॉ एजेंट है। और वो एक्स रॉ एजेंट भी कोई सामान्य नहीं, सबसे बेस्ट रॉ एजेंट, इसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित फिल्म में बताया है। और वो आतंकी क्यों बनता है? क्योंकि भारत ने, उसके देश ने, भारत सरकार ने, सुरक्षा एजेंसीज ने उसे धोखा दिया, उसे और उसकी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दिया। यानी जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, जैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसीज अपने जवानों का या अपने जो एजेंट्स है उनका कैसे यूज एंड थ्रो की तरह उपयोग करती है, ऐसा एक चित्र फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। मुझे पर्सनली ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस लगी। कम से कम इस पर चर्चा तो होनी चाहिए ना सोशल मीडिया पर। और मेरे अनुसार मोदी जी ने जो कलम वाले नक्सलवाद की जो बात की थी, उसके जो भयावह दुष्परिणाम उन्होंने जो बताए थे, तो मुझे भी ऐसी कई सारी बातें फिल्मों में जो दिखाई जाती है, चाहे वो नक्सलियों का महिमा मंडन करने वाली फिल्में हो या हमारे ही सुरक्षा बलों को जो नक्सलियों के द्वारा उनकी हत्या करने को जिस प्रकार से फिल्मों में सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसी भी फिल्में, चक्रव्यूह जैसी फिल्में हमने देखी हुई है, उसको जिस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है। और नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली तो कई सारी फिल्मों या सीरीज़ के भी हम उदाहरण दे सकते हैं। बेताल जैसी सीरीज़ आई थी, उसमें भी नक्सलियों का महिमा मंडन हमने देखा। रेड चिलीज़ के द्वारा ही उसे प्रोड्यूस किया गया था, जितना मैंने पढ़ा है। अभी हाल ही में कुत्ते जैसी भी फिल्म आती है, और भी कई सारा ऐसा कंटेंट हम लगातार आते ही जाता है। तो ये मुझे कम से कम डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस लगता है, जैसे कि मोदी जी ने कलम वाले नक्सलवाद के जो भयावह परिणामों के बारे में सचेत किया था 3 महीने पहले। तो इस प्रकार से हमने कम से कम इस पर एक लॉजिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एनालिसिस इस पर या चर्चा होनी चाहिए, कम से कम आर्टिकल्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लोगों को इस पर बात करनी चाहिए, इसके भयावह दुष्परिणामों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।